कहानी की शुरुआत में हमें सू नाम की एक लड़की को शिप से एक आइलैंड की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। सू अपने सौतेले बाप मिस्टर पार के साथ उनके काम की वजह से कुछ दिनों के लिए इसी आइलैंड पर रहने वाली थी। सू की मॉम मर चुकी थी, इसीलिए अब उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके सौतेले डैड के ऊपर थी। अब जब सू कुछ दिनों के लिए यहीं रहने वाली थी, तो इसीलिए उसके डैड यहाँ के एक स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं। सू के डैड एक सिविल इंजीनियर थे, इसीलिए उन्हें इस आइलैंड पर पहाड़ों के अंदर एक टनल का निर्माण करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। अपने मॉम के मरने के बाद सू बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए वो अक्सर इंटरनेट पर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में पढ़ती रहती थी। फिर स्कूल के बाद जब सू घर जा रही थी, तो रास्ते में योंग नाम का एक लड़का उसे आवाज देता है और कहता है कि तुम्हारे शूलेस खुले हैं। सू अपने शूज लेस को बांधती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम इस ऑर्फनेज में रहते हो, तो योंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल सारे बच्चों को असेंबली में बुलाकर बताते हैं कि टनल बनाने के लिए हुए धमाके के बाद कंस्ट्रक्शन साइट के पास कोई हादसा हो गया है, इसीलिए तुम लोग गलती से भी कंस्ट्रक्शन साइट के पास मत जाना। फिर जब सू अपने क्लास की सफाई कर रही थी, तो योंग अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं अपने आत्मा को अपने शरीर से निकाल सकता हूँ। ये बात सू भी सुन लेती है, जिससे कि उसे योंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसीलिए स्कूल के बाद सू योंग को अपने साथ लेकर जाती है और उसे अपने शरीर से आत्मा को निकाल कर दिखाने को कहती है, जिसके बाद योंग जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक मंत्र को पढ़ते हुए सू से कहता है कि तुम देखती जाओ, मैं तुम्हें अपने आत्मा को शरीर से अलग करके दिखाता हूँ। योंग ये इमेजिन करने लगता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में उड़ने लगा है और सू से कहता है कि देखो मैं उड़ रहा हूँ। तभी सू से कहती है कि तुम इमेजिन करना बंद करो, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। योंग एक अनाथ बच्चा था, उसकी परवरिश एक ऑर्फनेज में हुई थी। इसके बाद सू उसे अपनी एक सीक्रेट सिंबल वाली नोटबुक दिखाती है, जिसे उसने बनाया था, जिसे योंग अच्छे से याद कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक पुराने बंद पड़े हुए एक घर में जाते हैं और वहाँ के गैलरी में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी बीच योंग एक लकड़ी के टुकड़े को खुरेद कर उस पर सू के फेस को ड्रॉ करता है, जो बिल्कुल भी सू से नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ खेलने लगते हैं और तभी योंग की चप्पल टूटने की वजह से वो गिर जाता है और उसका हाथ एक दरार में फंस जाता है, जिसके बाद सू उसके हाथ को बाहर निकालकर उस पर पट्टी करती है और फिर उसे किस भी करती है। सू का किस करना योंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन योंग अपने बाकी के दोस्तों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक्सप्लोजन धमाके को देखने जाने का प्लान बनाता है। सू भी उसके साथ जाती है, लेकिन रास्ते में सू को एक पेड़ के नीचे बनी एक गहरी गुफा दिखाई देती है, इसीलिए वो सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था। लेकिन वो लोग जब गुफा के अंदर पहुँचते हैं, तो उन्हें पानी के एक छोटे से तालाब के अंदर से बहुत ही चमकीली रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि पानी के अंदर रखे एक पत्थर से आ रही थी। सू को लगता है कि शायद वो किसी मेटियोर का टुकड़ा है, वो उसे देखना चाहती थी। इसीलिए योंग सू से कहता है कि तुम दूसरी तरफ देखो, मैं जाकर तुम्हारे लिए उसे लेकर आता हूँ। सू अपने फेस दीवार की तरफ करके खड़ी हो जाती है और योंग अपने कपड़े उतार कर तालाब में कूद जाता है। वो तैरकर उस पत्थर के पास पहुंच जाता है और फिर उसे लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन उस स्टोन के पानी से बाहर आते ही वो चमकना बंद कर देता है। जिस चीज को उन लोगों ने पत्थर समझकर बाहर निकाला था, असल में वो किसी जानवर का अंडा मालूम पड़ रहा था। वो लोग उस अंडे को अपने साथ लेकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। तभी योंग उन्हें बताता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि फुल मून के रात को इस पहाड़ पर एक गुफा पेयर होता है, जरा देखो तो आज फुल मून है और गुफा भी है। तभी सू
को याद आता है कि उसने गुफा से निकलते वक्त अपनी हेयर पिन वहीं गिरा दी। वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस से उस गुफा के अंदर चली जाती है। सू के वहाँ से जाने के बाद योंग का एक दोस्त उससे कहता है कि अगर सू भाभी की कोई बहन है तो जरा हमारी भी सेटिंग करवा दो। इधर गुफा के अंदर सू को अपनी मॉम की पिन मिल जाती है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आने लगती है तो वहाँ एक बहुत ही तेज भूकंप आता है। खैर सू को कुछ नहीं होता, वो सही सलामत उस गुफा से बाहर निकल आती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो गुफा के बाहर खड़ा उसका एक भी दोस्त वहाँ नहीं था और वो अंडा वहाँ टूटा पड़ा था। जिसके बाद सू पूरे जंगल में इधर उधर अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। वो रास्ता भी भूल चुकी थी, इसीलिए वो थक हार कर वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। इधर टाई और जी के पेरेंट्स उस टनल के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर वहां का काम रुकवा देते हैं। जिसके बाद मिस्टर पार्क वहां आते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि क्या बात है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि हमारे बच्चे टनल देखने आए थे लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटे। तभी एक आदमी मिस्टर पार्क से पूछता है कि सू आपकी बेटी है ना? तो वो कहता है हाँ, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो भी हमारे बच्चों के साथ टनल देखने आई थी। मिस्टर पार्क कहते हैं कि यहाँ तो कोई भी बच्चा आया ही नहीं था, हो सकता है कि वो लोग अभी भी पहाड़ी के ऊपर ही होंगे। इसीलिए सुबह होते ही पूरी पहाड़ी की छानबीन शुरू करवा दी जाती है और काफी ढूंढने पर उन्हें सू जंगल में बेहोश पड़ी मिलती है, जिसे एक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन बाकी के बच्चे अभी भी मिसिंग थे, इसीलिए पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछती है कि बाकी के बच्चे कहाँ हैं? तो वो बताती है कि हमें एक गुफा के अंदर एक चमकदार अंडा मिला था, हम लोग उस अंडे को लेकर बाहर आ गए, लेकिन मेरी मॉम की हेयर पिन अंदर ही गिर गई थी, इसीलिए मैं उसे लेने अंदर चली गई। लेकिन जब मैं गुफा से बाहर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था और वो अंडा भी टूट गया था। जिसके बाद पुलिस उसे उस गुफा के पास ले जाने को बोलती है ताकि वहाँ जाकर वो बाकी के बच्चों से जुड़े कोई सुराग ढूंढ पाए। लेकिन काफी ढूंढने पर भी सू को वो गुफा नहीं मिलता, इसीलिए सारे लोग सू को झूठी समझने लगते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे की डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है। ये सुनते ही बहुत सारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं और जब वो लोग उस डेड बॉडी के पास जाते हैं तो उन्हें जी की डेड बॉडी एक गड्ढे में दफन मिलती है। पोस्टमार्टम में उसकी मौत का असल वजह अस्थमा बताया जाता है। अगले दिन आइलैंड के बहुत सारे लोग मिलकर जी की मौत पर अफसोस जताते हैं। सू भी बाथटब के अंदर बहुत रोती है और इसी दौरान वो योंग के साथ बिताए अपने बेस्ट मोमेंट को भी याद करती है। नेक्स्ट डे जब तीसरे बच्चे टैसीक का भाई स्कूल जा रहा था तो उसे घर के बाहर टैसीक के कपड़े मिलते हैं और फिर पुलिस को जी के भी कपड़े मिल जाते हैं। जिसके बाद ये खबर बिल्कुल आग की तरह पूरे न्यूज में फैल जाता है। वहीं सू को अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो जब बाहर जाती है तो वो वहाँ से किसी को भागते हुए देखती है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है और तभी उसे एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो बार बार उसका नाम ले रहा था। वो स्ट्रेंजर सू के पास आता है और उसे छूने की कोशिश करता है। वो डरने लगती है, जिस पर वो स्ट्रेंजर कहता है कि ये मैं योंग हूँ, लेकिन सू उसके बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे डरकर भागने लगती है। भागते भागते वो अपने डैड के कार के सामने आ जाती है, लेकिन वक्त रहते मिस्टर पार्क अपनी कार को रोक लेते हैं और उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि कोई स्ट्रेंजर मेरा पीछा कर रहा था। जिसके बाद मिस्टर पार्क पुलिस चीफ को वहाँ सू के प्रोटेक्शन के लिए बुला लेते हैं। चीफ सू से उस स्ट्रेंजर के कदकाठी के बारे में पूछते हैं तो वो उसे बताती है कि वो कह रहा था कि वो योंग है। तभी एक कांस्टेबल उन्हें एक डायरी ला कर देता है, जिसे देखकर सू कहती है कि ये मेरी डायरी है, इसीलिए वो उस डायरी को उसे दे देता है। सू इस डायरी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसमें योंग ने उसके सिखाए उसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा था। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है उस वक्त पर जब सू उस गुफा में हेयर पिन लेने गई थी और योंग अपने दोस्तों और अंडों के साथ बाहर रुका हुआ था। दरअसल जी और टाई उसे बार बार उस अंडे को फोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन योंग जैसे ही उस अंडे को फोड़
उड़ता है, आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स आसमान में ही फ्रीज हो जाते हैं। योंग ये चीज सू को दिखाना चाहता था, इसीलिए वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि सू भी फ्रीज हो चुकी है, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है और फिर अपने दोनों दोस्तों के साथ आइलैंड पर घूमने निकल जाता है। वो देखते हैं कि शहर की हर चीज फ्रीज हो चुकी है, यहाँ तक कि जी की मॉम और डैड भी, इसीलिए वो लोग खूब शोर मचाते हैं और जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं और अलग अलग जगह जाकर बहुत सारा टेस्टी खाना भी खाते हैं। लेकिन जी बिल्कुल मेरे तरह ही एक बहुत बड़ा भुक्कड़ था, वो टेस्ट के लिए अस्थमा के पंप को शक्कर लेता है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस अभी भी योंग की तलाश कर रही थी। अब सू को भी योंग के बातों पर थोड़ा विश्वास हो गया था, इसीलिए वो वापस से अपने डैड के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे कोई स्ट्रेंजर नहीं मिला था। जिसके बाद मिस्टर पार्क पुलिस चीफ को बुलाकर कहते हैं कि आप अपने आदमियों को वापस बुला ले, ये थोड़ी सी पागल है, इसने किसी स्ट्रेंजर को नहीं देखा था। अब सू आगे की कहानी पढ़ना शुरू करती है और कहानी वापस से शिफ्ट हो जाती है उसी समय पर जब समय रुक गया था, जहाँ जी बीमार हो चुका था, उसकी सांस फूल रही थी। लेकिन इस बात से अनजान टाई और योंग लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। फिर जब वो लोग जी के पास जाते हैं तो वो मर चुका था। जी के मरने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक गड्ढा बनाते हैं और जी को उसी गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं और उसके कपड़े को उसके निशानी के रूप में उसके पेरेंट्स को देने का फैसला करते हैं। इसी तरह से कई साल बीत चुकी थी। जी और योंग अब बहुत बड़े हो चुके थे, उन्हें किसी सामान को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि एक दिन वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों ने लोगों के जेब से पैसे चुराना भी शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों अब बहुत बड़े हो गए हैं, अब उन्हें वापस से सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए योंग कई सालों के बाद एक बार फिर से सू के पास जाता है, लेकिन आज भी वो वैसी ही थी। उसे लगता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो सू उसे पहचान नहीं पाएगी, इसीलिए वो उस लकड़ी के टुकड़े को सू के घर जाकर एक बॉक्स में रख देता है, जिसके ऊपर उसने सू को ड्रा किया था ताकि वो उससे उसे पहचान ले। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सू को वही लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। इसके बाद हमें वापस से उसी फ्रीज हुए टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाई बहुत परेशान था क्योंकि इस तरह से रहते हुए उसकी उम्र बहुत बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि वो इसी तरह से मर जाएगा। वो सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था और फिर एक दिन टाई इस लैब से बोर होकर समंदर में कूदकर खुदकुशी कर लेता है। टाई के मरने के बाद योंग अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसीलिए वो भी समंदर में कूद जाता है। लेकिन टाई के समंदर में कूदते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, समय वापस से चलने लगता है और उसकी बॉडी आइलैंड के किनारे आकर निकलती है। लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया था और उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी थी, क्योंकि 20 सालों से उसने टाई के अलावा किसी भी और चीज की आवाज नहीं सुनी थी। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सू योंग से मिलने के लिए उस बंद पड़े हुए घर में जाती है और योंग के हाथों को पकड़कर उसे सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत रोते हैं। इधर पुलिस को एक सीसीटीवी में योंग को टाई के घर के पास उसके कपड़े को रख कर जाते हुए दिख जाता है, इसीलिए पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। वहीं सू योंग के बाल काट कर उसे पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद योंग उसे ढेर सारा पैसा दिखाता है, जिसे उसने टाइम फ्रीज होने पर लोगों से चुराया था। सू उन पैसों से योंग के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाती है और उसे अच्छे से तैयार करती है और फिर उसी के साथ अपने बेड के नीचे सो जाती है। अगले दिन सू योंग के ऑर्फनेज में जाती है और वहाँ के वार्डन को टाइम फ्रीज होने को लेकर सारी बात बताती है और कहती है कि अगर आप सू को 20 साल के बाद देखोगी तो क्या आप उससे पहचान पाओगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। ये सुनते ही सू वहाँ से योंग को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर पार्क आ जाते हैं और जबरदस्ती सू को अपने साथ वहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि वार्डन ने मिस्टर पार्क को फोन करके ये बता दिया था कि आपकी बेटी मेरे पास आई है और बेकार की बातें कर रही है। वहाँ से जाते वक्त सू योंग से कहती है कि तुम
जाकर वार्डन से मिल लो, वो तुम्हें जरूर पहचान लेगी। लेकिन वार्डन उसे पहचान नहीं पाती और उससे डरने लगती है, जिसके बाद योंग वहाँ से चला जाता है। दरअसल सू और योंग ये चाहते थे कि कोई भी योंग को पहचान ले, जिससे कि पुलिस उसके ऊपर टाई के मरने को लेकर कोई कार्रवाई न करे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पार्क सू को उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और उसका फोन भी ले लेते हैं, जिसमें सू के साथ एक फोटो में उसे योंग भी दिख जाता है। मिस्टर पार्क के वहाँ से जाते ही योंग दरवाजा तोड़कर सू के पास चला जाता है। सू उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि कोई भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद योंग सू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब मिस्टर पार्क को सू घर पर नहीं मिलती तो वो पुलिस चीफ को इस बात की कंप्लेन कर देते हैं। इधर सू योंग को बताती है कि मैं जब दोबारा से उस गुफा में गई थी तो वहाँ पानी के नीचे फिर से लाइट आ रही थी। हो सकता है कि वहाँ कोई दूसरा अंडा भी हो, इसीलिए हमें वहाँ जाकर उस अंडे को निकालकर सबके सामने तोड़ना होगा ताकि वो लोग हमारे बातों पर विश्वास कर सके। लेकिन योंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ऐसा करते ही उसके दोस्तों की तरह सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, इसीलिए वो दोनों सारे पैसों को लेने के लिए उस एबंडेंट घर में जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर पार्क वहाँ आकर योंग को मारकर सू को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन योंग मिस्टर पार्क को रोकने लगता है और गुस्से में उसके ऊपर टेबल मारने वाला था, लेकिन तभी सू उसे रोकती है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद पुलिस मिस्टर पार्क से मिलने आती है, जहाँ वो उसे सू का फोन देते हुए उसे बताता है कि सू उसे योंग के नाम से बुला रही थी। जिसके बाद पुलिस पूरे आइलैंड पर नाकाबंदी करवा देते हैं और हर जगह योंग की तलाश शुरू कर दी जाती है। पुलिस से बचने के लिए योंग एक टैक्सी लेता है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते पर बहुत सारे पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करते हुए दिख जाते हैं। इसीलिए योंग और सू टैक्सी से उतरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते एक टनल में पहुंच जाते हैं, जहां सू योंग से कहती है कि अगर हम दोनों एक साथ रहे तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। इसीलिए योंग को वहाँ से अकेले भागना पड़ता है। योंग को पुलिस दो वजह से पकड़ना चाहती थी, एक तो उसने टाई के घर जाकर उसके कपड़े रख दिए थे और दूसरा पुलिस उसे सू का किडनैपर भी समझ रही थी। योंग तो भाग चुका था, लेकिन पुलिस सू को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम जिसे छुपा रही हो उसी ने तुम्हारे दोस्त योंग को किडनैप किया है और तुमसे कह रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त योंग है, इसीलिए तुम हमें उसके ठिकाने का बता दो ताकि हम योंग को बचा सके। लेकिन सू उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। पुलिस स्टेशन से निकलते ही सू भागते हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाती है, लेकिन सू को छोड़ देना पुलिस की एक सोची समझी साजिश थी ताकि वो सू के जरिए योंग तक पहुंच सके। सू भागते हुए पहाड़ी पर जाकर उस गुफा को ढूंढने लगती है, जहां आज उसे वो गुफा फिर से मिल जाता है क्योंकि आज फुल मून था। जिसके बाद सू उस गुफा के अंदर जाती है तो उसे वहां पानी के अंदर फिर से एक अंडा दिखाई देता है, इसीलिए वो अपने कपड़े निकालकर पानी के अंदर उस अंडे को लेने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस अंडे को लेकर गुफा से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर योंग मिल जाता है और उस अंडे को उससे ले लेता है। सू उससे कहती है कि अंडा मुझे दे दो, लेकिन वो उसे अंडा देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे बचाने के लिए उस अंडे को सबके सामने फोड़ देगी। योंग कहता है कि मैं पुलिस को बोल दूंगा कि जी और टाई को मैंने ही मारा है, जिससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सू उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैं अंडे को फोड़ दूंगी और वापस जरूर लौटूंगी और जब मैं आऊंगी तो हम दोनों की उम्र बराबर होगी। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगती है और गुफा वाला पेड़ नीचे गिर जाता है। इसी बीच योंग उस अंडे को लेकर भागने लगता है और पुलिस उसे देख लेती है। पुलिस योंग का पीछा करने लगती है। वहीं योंग भागते भागते पहाड़ के एंडिंग पर पहुंच गया था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और योंग को घेर लेती है। वो लोग योंग के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन सू योंग को कवर करके गन के सामने आ जाती है और कहती है कि आप लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते, ये मेरा दोस्त योंग है, इसने कुछ नहीं किया। इसी बीच कुछ ऑफिसर पीछे से आकर योंग को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने
बचाने के चक्कर में सू को धक्का लग जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी चीफ उसे पकड़ लेते हैं, पर सू को बचाने के चक्कर में चीफ भी पहाड़ी से नीचे लटक गए थे। जिसके बाद योंग सू को गिरने से बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर जाता है। लेकिन तभी चीफ का हाथ छूटने की वजह से सू और चीफ दोनों पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन वो लोग नीचे गिर पाते इससे पहले योंग उस एग को तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ से डायरेक्ट सीन शिफ्ट होती है और हम वापस से सू को एक बीच के किनारे देखते हैं। सू के साथ साथ चीफ भी यहाँ आ गए थे। दरअसल योंग ने इस बार उस अंडे का सही इस्तेमाल किया था। उसने सू के गिरने से पहले उसे तोड़कर वक्त को रोक दिया, जिससे कि चीफ और सू की जान बच गई। जिसके बाद सारे लोगों को सू के बातों पर विश्वास हो जाता है। चीफ सू और योंग से माफी मांगते हैं क्योंकि उस हादसे के बाद योंग कहीं गायब हो गया था। अब हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर पार्क का टनल बनाने का काम अब पूरा हो चुका था। इसीलिए अब वो लोग इस आइलैंड से जाने वाले थे। वहाँ से जाते वक्त सू बार बार पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद योंग उसके लिए वापस आएगा। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सू जिस शिप से जा रही थी उसे वहाँ पर योंग के जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है। वो जब उसके करीब जाती है तो वो कोई नहीं बल्कि योंग ही था, जो अब पहले से और ज्यादा बूढ़ा हो गया था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।